यस बच्चों, आज बेटा मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर 2 के मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अच्छे का मतलब उसमें से कुछ बेटा आपको स्कूल के मतलब के हैं और कुछ कंपटीशन के मतलब के भी हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। गॉट इट? तो शुरुआत करें। आपको पिछली वाली वीडियो जो मैंने आज जिसमें मैंने बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सॉल्व एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताई थी चैप्टर 1 की यूनिट एंड मेजरमेंट की। आज मैं चैप्टर 2 बताने वाला हूँ आपको, तो देखते रहिए टिप्स क्लासेस वाली वीडियोस। आप एंजॉय करेंगे, आपको लगेगा आपको घर बैठे कितना बड़ा अच्छा एक कलेक्शन मिल रहा है ना। और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद खुद भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेटा, तभी तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना? तो शुरुआत करता हूं बेटा मैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी मूव 6 मीटर ड्यू नॉर्थ। आप रीड कर पा रहे हैं? रीड कर लीजिए क्वेश्चन पहले। 6 मीटर ड्यू नॉर्थ, 8 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? यस, देखो बेटा, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आप वेक्टर्स की हेल्प लिया करो। पहली बात मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बेटा माइनस आई कैप, प्लस वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बेटा प्लस जे कैप, प्लस वाई के अलॉन्ग प्लस जे कैप, माइनस वाई के अलॉन्ग बेटा माइनस जे कैप, और जेड एक्सिस बेटा जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है ऐसी वाली, ये प्लस जेड है, अंदर वाली माइनस जेड है, तो ये प्लस जेड एक्सिस, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। अब हम इसमें 2 डायमेंशन में तो नहीं दिखा सकते ना 3D फिगर को, तो हमने एक्चुअल में ऐसी है बेटा, जेड एक्सिस दिखा हमने ऐसे दिया है। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा बात? अब शुरुआत करते हैं। तो बॉडी पहले किधर चली बेटा? 6 मीटर ड्यू नॉर्थ। 6 मीटर ड्यू नॉर्थ का मतलब नॉर्थ किधर है बेटा? ऊपर। तो उसका फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो आ गया बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एरो लगा रहे हैं हम। एरो वेक्टर फॉर्म में क्या आ गया बेटा? 6 जे कैप। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ये होगा। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा उसका? फिर वो कह रहा है 8 मीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट मीन्स इस तरफ पे चला बेटा, तो +8 आई कैप, और 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब थर्ड डिस्प्लेसमेंट जो हुआ बेटा वर्टिकली अपवर्ड का मतलब प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो 10 जे कैप के कैप आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आया बेटा एक्स वेक्टर फॉर्म में लिखा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 वेक्टर फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया बेटा 6i +8, 6j आ गया +8i +10k। अब कोई भी वेक्टर बेटा अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होता है उसका मॉड निकालना तो तुम्हें आता है ना। मॉड कैसे निकालेंगे? उसका डिस्प्लेसमेंट का मॉड कैसे आएगा बेटा? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट क्या है? 8, 8 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 आ गया, 100 ही है बेटा, तो टोटल 100√2 आ गया। और 100√2 को हम बेटा 100√2 ये इंटू 2 आ गया बेटा, और इसका अंडर रूट लेंगे हम तो 10√2 आ गया मीटर। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का 10√2 मीटर। और डिस्टेंस कितनी चली बेटा बॉडी ने? 6, 8, 14 और 10, 24। इसका मतलब ये आया बेटा कि डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस आई 24 मीटर, डिस्टेंस आई बेटा 24 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। और वेलोसिटी क्या होती है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज स्पीड होती है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम से डिवाइड कर दिया दोनों को। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी
is less than or equal to average velocity का mod is less than or equal to the mod of average speed। बच्चों बात समझ में आ गई बेटा? ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिलेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। बच्चों बात समझ में आ गई? टोटल डिस्टेंस जो चली 6 + 8 + 10 24 मीटर, राइट? समझ में आ गई बेटा बात? जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा आ रहा है 10√2 मीटर। तो आई थिंक पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आती है ये दोनों बात। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का मॉड, राइट? तो एवरेज वेलोसिटी का मॉड क्या, यहां से क्या निकालेंगे बेटा? 10√2 को टाइम से डिवाइड करेंगे और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस 24 है, 24 को टाइम से डिवाइड करेंगे। टाइम सेम है तो आप देखिए ना, यही रिलेशन आया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 30 मीटर नॉर्थ। तो फिर से बेटा x1 आ गया नॉर्थ, तो हम ऊपर वाली डायरेक्शन मानते हैं बेटा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट मानते हैं बेटा, ये वेस्ट मानते हैं। गॉट इट? तो पहले पर्सन किधर चला बेटा? 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो 30 जी कैप। फिर बेटा 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट किधर है बेटा? इधर, तो 20 आई कैप। फिर किधर चला बेटा? फिर वो चला साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट। अब देखो बेटा साउथ वेस्ट किधर आया? साउथ वेस्ट का मतलब बेटा पर्सन पहले यहां से चला, यहां से इधर चला बेटा, यहां से इधर कितना चला? 30 मीटर। फिर 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला, ये 20 आ गया बेटा। फिर वो 30√2 मीटर, 30√2 मीटर कहीं साउथ वेस्ट में चला, यहाँ 30√2 मीटर चला। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा बात? तो पर्सन फाइनली कितना चलेगा ये हमसे पूछा है बेटा। तो जो 30√2 इधर चला बेटा, ये जो 30√2 है, इसके दो कंपोनेंट आए, एक इधर आया है बेटा, ये भी 45 डिग्री। साउथ वेस्ट तो एग्जैक्टली बीच में लाई करती है ना, इसके दो कंपोनेंट हो गए बेटा। एक आ गया x3 cos 45 और एक आ गया बेटा x3 sin 45। cos 45 भी नेगेटिव x एक्सिस में आया और वो नेगेटिव y एक्सिस में आया बेटा। तो x3 को हम जो लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में बेटा, -x3 cos 45 i कैप -x3 sin 45 जी कैप। बच्चों बात समझ में आ गई? इधर माइनस आई, इधर माइनस जी, और x3 कितना है बेटा? 30√2, तो -30√2 cos 45 1/√2 बेटा आई कैप, -30√2 फिर 1/√2 जे कैप। तो ये आ गया बेटा -30 आई कैप, -30 आई कैप। गॉट इट? फिर बेटा -30 जी कैप। अब इन सबको ऐड कर दो, अब इन सबको ऐड कर दो। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे बेटा, तो देखो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है बेटा? x इज इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? x1 + x2 + x3, राइट बच्चों? समझ में आया बेटा? x1 क्या है बेटा? 30 जी कैप, x2 क्या है? 20 आई कैप, और ये आया बेटा x3 आया बेटा -30 आई कैप और -30 जी कैप। अब -30 जे कैप + 30 जे कैप कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा -10 आई कैप। यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस में 10 मीटर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 10 मीटर। ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब, नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन सी हुई बेटा? वेस्ट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ड्यू वेस्ट। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर ड्यू वेस्ट, क्योंकि -10 आई कैप आ रहा है।
तो 10 मीटर ड्यू वेस्ट। अब देखते हैं इनमें से 10 मीटर ड्यू वेस्ट, ये वाली चॉइस करेक्ट है बेटा। समझ में आ गई बच्चों बात? तो पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आप क्वेश्चन भी पढ़ते रहो और राइट, क्लियर है? चलें आगे। फिर से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। ये है बेटा, ये सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस आर का सर्कुलर ट्रैक है। ये है बेटा रेडियस आर, और एक राउंड 40 सेकंड में लगाता है बेटा। अब वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब टोटल कितने सेकंड हो गए बेटा? 140 सेकंड, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड, तो 120 वो हो गए, 20 और हो गए, तो टोटल टाइम क्या हो गया? 140 सेकंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो आए बेटा, वो टोटल टाइम अपॉन एक रिवॉल्यूशन का टाइम, और एक रिवॉल्यूशन का टाइम 40 है बेटा, तो ये आ गया 3.5 रिवॉल्यूशन। तो 3.5 रिवॉल्यूशन में बेटा सपोज वो यहां से चला, ऐसे चला एक रिवॉल्यूशन, फिर दूसरा चला बेटा, फिर वो तीसरा चला, यहां आ गया, फिर 3.5 चला, तो अब वो यहां पहुंचेगा। तो ए से अगर चला बेटा तो वो बी पे पहुंचेगा, और ए से बी तक जाने में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ऑब्वियसली 2r हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली उसने पूछा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं टोटल डिस्टेंस कितनी चली बेटा उसने। 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr प्लस πr, आधा भी तो चला ना। तो टोटल कितना आ गया बेटा? डिस्टेंस उतने चली 7πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या आया बेटा? डिस्प्लेसमेंट आया 2r। चाहे कैपिटल आर लिख दो, हमने कैपिटल आर यूज किया तो आप कैपिटल आर लिख दो। गॉट इट? तो कौन सा आंसर आया बेटा? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स डाउन हाफ ए रिवॉल्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अब देखो बेटा, कोई भी चीज जब रोलिंग करती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप 6th चैप्टर में भी पढ़ेंगे रोटेशन मोशन में, कि कोई भी चीज जब रोलिंग करती है ना, तो रोलिंग करती है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, उसको कहते हैं प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब सपोज ये पी पॉइंट है बेटा, ठीक है, वन फुल रिवॉल्यूशन में बेटा यही पॉइंट पी पॉइंट फिर से पी पे आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस चलेगी बेटा वो 2πr होगी, पूरी सर्कमफ्रेंस के इक्वल, अगर आर रेडियस है। समझ में आया बेटा? वन फुल रिवॉल्यूशन में 2πr डिस्टेंस चलेगी, ठीक है। 1 मीटर फॉरवर्ड हाफ रिवॉल्यूशन चल रहा है बेटा। हाफ रिवॉल्यूशन में आपको पता ही है ना, ये पी पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? पी पॉइंट बेटा यहां कहीं पहुंच जाएगा, नीचे से ऊपर पहुंच गया, फिर नीचे आ गया, तो पी पॉइंट यहां पहुंच जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन में। अब वो क्या पूछा है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट। तो इनिशियली इन कांटेक्ट पी पॉइंट पे था, अब वो बेटा यहां पहुंच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 2r, और ये डिस्टेंस पूरी 2πr की आधी होगी, तो πr हो गई बेटा। अब आप पाइथागोरस लगा दो, तो डिस्प्लेसमेंट जो आया बेटा पी पॉइंट का यहां तक पी आने में, डिस्प्लेसमेंट जो आया वो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। गॉट इट? तो ये आ गया बेटा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। इसमें से r कॉमन ले लिया बेटा, अंदर आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4। दिस इज, और r की वैल्यू उसने कितनी दी है बेटा? 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर दी है, तो r की वैल्यू 1 रख दो। तो फाइनल आंसर क्या आया बच्चों? पाई स्क्वायर प्लस 4। गॉट इट बच्चों? समझ में आ गया? ये हम प्योर रोलिंग बता रहे हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो उसमें एक फुल रिवॉल्यूशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा जहां से चलता है वही पहुंच जाता है। ग्राउंड से टच कराता तो ग्राउंड को ही टच करेगा,
उस दौरान फुल सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस चलेगा वो। तो हाफ रिवॉल्यूशन में आधी डिस्टेंस चलेगा, पी पॉइंट यहां से उठ के यहां आ जाएगा बेटा, उसकी वैल्यू हमने निकाली, तो हमारे हिसाब से आंसर करेक्ट ये वाला माना जाएगा बेटा। गॉट इट बच्चों, क्लियर होगी बात? अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन से बेटा अपनी प्रोग्रेस हो सकती है। यही घर बैठे आपको उस लेवल के क्वेश्चंस करा दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो देखते रहिए, एंजॉय करिए कि सर कैसे बता रहे हैं क्वेश्चंस, राइट? आगे चलते हैं बेटा। A person travels along a straight road half the distance with velocity। ये स्कूल के मतलब का है, दिस वाज स्कूल। पहला वाला कंपटीशन के मतलब का है, ये स्कूल के मतलब का है। वो कह रहा है हाफ द डिस्टेंस, तो हमने टोटल डिस्टेंस बेटा अगर x मान ली, आधी डिस्टेंस का मतलब x/2, ऐसे रफ स्केच बना लिया करो, उसकी आधी डिस्टेंस भी x/2 बेटा। ठीक है, पहले हाफ डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से चली बेटा, तो पहली हाफ डिस्टेंस चलने में उसे जो टाइम लगा वो हमने t1 मान लिया बेटा, और दूसरी हाफ डिस्टेंस में जो टाइम लगा बेटा वो हमने t2 मान लिया। तो t1 को हम लिख सकते हैं ना, t1 को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसी t2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या पूछा है बेटा उससे, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, क्योंकि एक ही लाइन में चल रहा है, पार्टिकल रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो एवरेज वेलोसिटी का है चाहे एवरेज स्पीड का है, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है बेटा? तो एवरेज वेलोसिटी जो आई वो क्या आ गई बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बच्चों बात समझ में आ गई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट x आया बेटा, और टोटल टाइम एक आया x/2v1 और एक आया बेटा x/2v2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे x से x कट जाएगा बेटा, 2v1v2 एलसीएम आ जाएगा, 2v1v2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा v1 + v2। बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये एवरेज वेलोसिटी आई बेटा। अब इसी क्वेश्चन को और किस फॉर्म में पूछ सकता है बेटा, वो कहता है फर्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड v1, नेक्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड v2। तो फर्स्ट हाफ टाइम जब वो कह रहे हैं ना बेटा, तो भी कैसे करेंगे मैं वो भी बता देता हूं आपको। फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब t/2, पहला टाइम t1 t/2 है बेटा, दूसरा टाइम t2 t/2 है बेटा। यहां स्पीड v1 है बेटा, यहां स्पीड v2 है। गॉट इट? समझ में आ गई बेटा बात? तो अगर v1 बढ़ी है तो फर्स्ट हाफ टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा ना, तो पहली डिस्टेंस मान लो x1 है बेटा, और दूसरी डिस्टेंस x2 है। तो एवरेज वेलोसिटी जो आई बेटा यहाँ पर वो क्या आई, x1 + x2 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम t है, और x1 + x2 क्या है बेटा, x1 आया v1 × t/2, x1 आया v1 × t/2, x2 आया बेटा v2 × t/2। तो t/2 बाहर ले ले बेटा, ये आ गया v1 + v2, और इसको डिवाइड करेंगे किससे बेटा, t से, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, v1 + v2/2। ऐसे भी पूछता है बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों ऑप्शन सॉल्व करके दिखा दिया। अगर वो कहता है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 से, सेकंड हाफ डिस्टेंस v2 से, तो ये वाला सॉल्यूशन है बेटा। और वो कहता है कि अगर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये आंसर होगा। और वो कहता है फर्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड v1, नेक्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड v2, तो ये आंसर होगा, राइट? और आप इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं बेटा, वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कह रहा था, तो हमारा आंसर यही होगा बच्चों। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गए? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद a uniform velocity of 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज। ये भी स्कूल के मतलब का है, बहुत आता है एग्जाम में। अब बेटा कोई ट्रेन, सपोज मैं कोई आपको ब्रिज बना के दिखा रहा हूँ, ब्रिज की शेप ऐसी होती है ना, तुमने देखा होगा जब तुम लोग जाते होगे। और ये मान लो बेटा ट्रैक है, ट्रेन जब एंटर करती है तो यहाँ पर होती है, यहाँ से टाइम शुरू हो जाता है, और जब तक वो यहाँ नहीं आ जाती बेटा,
तब तक हम क्रॉस करने का टाइम मानते हैं। तो यहाँ पर सपोज t 0 है बेटा और यहाँ पर टाइम की वैल्यू t है, ये कैपिटल टी मान लिया, कैपिटल टी मान लिया। तो इस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस चली, एक तो ब्रिज की लेंथ चली, एक अपनी लेंथ चली, तभी तो क्रॉस कर पाया है। तो टाइम क्या होगा बेटा, टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 और स्पीड v, x1 प्लस x2 कितनी है बेटा 150 प्लस 850, तो ये आ गया बेटा 1000। और कितनी स्पीड से चलिए बेटा, स्पीड दी हुई है उसकी 45 किलोमीटर। अब आपने ये बात भी ध्यान रखनी है बेटा, डिस्टेंस दिए मीटर में, स्पीड दिए किलोमीटर पर आवर में, तो पहले उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। और मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो कितनी आ गई बेटा 25/2, 25/2 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो कितना आएगा बच्चों, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, मेरे हिसाब से 80 सेकंड आएगा और हम 80 सेकंड वाली चॉइस ही टिक करेंगे, तो दिस विल बी द आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है हमने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer away. Finding the market closed, he instantly turns and walks back with a speed of 7.5, average speed of the man in interval 0। ये बेटा एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, दिस इज इन एनसीईआरटी आल्सो, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो बेटा अगर वो होम से चला और मार्केट गया, मार्केट कितनी दूर है बेटा 2.5 किलोमीटर दूर है, कितनी स्पीड से गया, जाते समय उसकी स्पीड थी बेटा 5 किलोमीटर पर आवर। फिर वो लौट कर आया बेटा, और लौट के वो जो आया वो सिर्फ 40 मिनट में, देखो 30 मिनट तो जाने में ही लग गए क्योंकि 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ अगर t इक्वल टू 0 था तो यहाँ t इक्वल टू 30 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा बेटा उसे जाने में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड करोगे। फिर 40 मिनट में वो कहाँ पहुंच पाएगा, लौटते समय उसकी स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर है। तो 40 मिनट में कहीं वो बीच, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो कहीं बीच में होगा, t इक्वल टू 40 पे वो यहाँ होगा बेटा। अब उसने कितनी डिस्टेंस चली ये निकालने हम, तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा 10 मिनट्स में, t इक्वल टू 30 पे हो यहाँ था, t इक्वल टू 40 पे यहाँ, 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करो, तो 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे 10/60 आवर्स। अब डिस्टेंस क्या होती है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, और आते समय स्पीड थी 7.5, समझ में आ गई बेटा बात। तो ये आ गया बेटा 7.5 डिवाइड बाई 6, ये आ गया बेटा 1.25 किलोमीटर। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा बेटा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी चली बेटा उसने, डिस्टेंस कितनी चली 2.5, फिर 1.25 और चली, और कितने टाइम में बेटा 40 मिनट में, 40 मिनट्स को भी फिर आवर में कन्वर्ट करो, तो ये आ गया बेटा 3.75 इंटू 6/4, 0 से 0 कट जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो राइट बच्चों, तो कितना आएगा बेटा 22.5 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब 45/8। हमने आंसर भी तो मैच करने हैं, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे, तो 45/8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गए बेटा एवरेज स्पीड। और वो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी इंटरवल में, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका यहां से यहां तक हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ये है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करते हैं बेटा 1.25 को डिवाइड करते हैं 40/60 से, तो जो भी आंसर आता है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाता है। बच्चों बात समझ में आ गई। इसमें बेटा उसने एनसीईआरटी में दोनों चीजें पूछी है, एवरेज स्पीड भी पूछी है, एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है। तो एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में थी, एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बता दी।
गॉट इट? समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग दिस टाइप ऑफ मोशन। अब देखो बेटा, वो कह रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है, इस एक्सिस के अलोंग उसने डिस्प्लेसमेंट लिया है और इस एक्सिस के अलोंग टाइम लिया है बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? अगर हम इसी ग्राफ को ऐसा बनाते हैं बेटा, इसका मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना। तो अगर हम एक्स को यहां लिख दें बेटा और टी को यहां लिख दें तो ये फिगर इस टाइप की हो जाएगी। बच्चों बात समझ में आ गई? तो अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नहीं 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 नहीं, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर घट रही है, पहले घट रही है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो पहली ऑप्शन तो गलत ही है। ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। व्हाट इट बेटा? समझ में आ गई? तो पहली ऑप्शन गलत हो गई। दूसरी ऑप्शन देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। नहीं जी नहीं, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली जब होता है बेटा, जब ये ग्राफ ऐसा होता डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो स्लोप लगातार बढ़ रहा था, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती। तो ये भी गलत है बेटा। डी ऑप्शन देखते हैं, ग्राफ शोज शोन इज इम्पॉसिबल। ऐसा तो नहीं है जी, तो एक्स और वाई एक्सिस चेंज करती है, ग्राफ तो इम्पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसके लिए है? ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आफ्टर सम टाइम इट रीचेस द ग्राउंड। तो होल जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ तो पॉसिबल है, ग्राफ शोन इम्पॉसिबल नहीं। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई बेटा। फाइनली बॉडी यहां से चली यहां आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एक्स एक्स वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो जीरो को टी से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, दिस इज क्वाइट करेक्ट ऑप्शन। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलें आगे, आगे भी चलना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इनमें से। A body having zero velocity will not necessarily have zero acceleration. नहीं, बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी। अब जैसे बेटा हम किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, यू वेलोसिटी थी, जी नीचे था बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्सेलेरेशन फिर भी होता है। राइट बेटा? तो a body having zero velocity will not necessarily have zero acceleration. नेसेसरी तो नहीं है जीरो एक्सेलेरेशन, यहां पर एक्सेलेरेशन है ना कुछ। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट में ये हमें लगता है, बट बाकी भी देख लेते हैं इनकरेक्ट क्यों है। A body having zero velocity will necessarily have zero acceleration, ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलेरेशन भी जीरो का, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये कोई जरूरी नहीं है। व्हाट इट बेटा? समझ में आ गई बात? बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म स्पीड, अब कोई पार्टिकल सपोज 2 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है, फिर 2 मीटर पर सेकंड से इधर चलने लगा बेटा, फिर 2 से इधर चलने लगा। अब इस केस में एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म तो ना आएगा, स्पीड ही तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो ना कह रहा है वो कांस्टेंट करने के लिए। तो इस केस में एक्सेलेरेशन वेरिएबल आएगा, वेरिएबल आएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आएगा इस केस में, अगर स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो गया। डीप वर्ड देखते हैं, बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलेरेशन। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कभी यहां है वेलोसिटी बेटा, कभी यहां है, कभी यहां है वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इसमें क्या हो रहा है बेटा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें चेंज हो रही है। पहले इधर मूव कर रही थी, फिर इधर, पहले इधर V1 से मूव कर रही थी, फिर इधर V2 से मूव कर रही थी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज चेंज हो रही है। जीरो एक्सेलेरेशन कहां से हो गया? जीरो एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जीरो एक्सेलेरेशन कहां से हो गया? तो इसलिए ये चॉइस भी गलत है बेटा, ये गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बेटा बात? आगे भी चलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड। अभी हमने देखा था बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते थे बेटा, और किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है बेटा, तो हम कहते हैं ना इसका स्लोप घट रहा है। जैसे यहाँ एंगल थीटा 2 है बेटा, यहाँ एंगल थीटा 1 है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है,
तो v क्या होता था, tan थीटा तो होता था बेटा। यहाँ थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहां पर हम एक्सेलेरेशन कहेंगे, ए पॉजिटिव हो गया बेटा, राइट। और अगर यही ग्राफ बेटा ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो इसमें वेलोसिटी घट रही थी तो ए नेगेटिव हो गया, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगल बढ़ रहा है बेटा, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो गया। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ग्राफिकली भी हम निकाल सकते हैं। और हमारा जो हमारी स्कूटी में, कार में स्पीडोमीटर लगा हुआ, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, बट उसको अगर हम डायरेक्शन भी डिफाइन कर देना, जब वी आर मूविंग ड्यू ईस्ट विद 45 किलोमीटर पर आवर, तो वो वेलोसिटी हो गई। तो स्पीडोमीटर जो है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बताता है, और ग्राफिकली भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। वेक्टोरियली तो हम नहीं मेजर कर सकते, और नन ऑफ दीज भी गलत है बेटा। समझ में आ गई बात, क्योंकि इनमें से हमें दो चॉइस बिल्कुल सही लगी। स्पीडोमीटर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड, एक बात और मैं आपको बता दूं बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड, वेलोसिटी का मॉड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, स्पीड होता है बेटा ये, बट एवरेज वेलोसिटी का मॉड एवरेज स्पीड नहीं होता। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट बच्चों, क्लियर हो गई बात। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको बताता रहूंगा हर क्वेश्चन में, जो नहीं पूछा उससे भी रिलेटेड जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बातें, वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यस, रेस्ट का मतलब बेटा u0 moves along x-axis such that the velocity at any time is given by, yes, velocity दी हुई है बेटा, velocity कितनी दी है, 4t क्यूब माइनस 2t, ये वेलोसिटी दी हुई है बेटा मीटर पर सेकंड में। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, यस। देखो 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन का मतलब x की वैल्यू जब 2 है उस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले vt रिलेशन से x रिलेशन निकालो। तो vt रिलेशन से x रिलेशन कैसे निकालते हैं बेटा, v को लिखा हमने dx by dt इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 2t, dx कितना आ गया बेटा 4t क्यूब dt माइनस 2t dt, इंटीग्रेशन कर दिया, dx का इंटीग्रेशन x आ गया, दो साइड इंटीग्रेशन करा बेटा, तो dx का इंटीग्रेशन x आ गया, 4t क्यूब का 4t4 by 4, तो t4 आ गया बेटा खाली, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो खाली t स्क्वायर आ गया, और इसमें लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट भी लगाएंगे बेटा। तो x का रिलेशन जो आ गया बेटा, x का रिलेशन आ गया t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, ये रिलेशन आ गया। अब वो कह रहा है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, यानी जब t जीरो था तो x की वैल्यू जीरो थी, तो t की वैल्यू जीरो रखी, x की वैल्यू जीरो आई बेटा, जीरो जीरो, इसका मतलब c की वैल्यू भी जीरो बन गई। तो इस रिलेशन में अब हमने c की वैल्यू जीरो रख दी बेटा, ये रिलेशन आ गया x रिलेशन। राइट बेटा, समझ में आ गई बात। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, अब 2 मीटर ओरिजिन से, इसका अंदर अब x की जगह 2 रख दो बेटा, तो t4 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया बेटा t4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, ये t में क्वाड्रेटिक बन गई, तो अभी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस बी, माइनस बी क्या है बेटा माइनस 1, तो प्लस 1 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 1, 4ac, तो प्लस 8 आ गया बेटा अपॉन 2a, a1 है, तो ये आ गया बेटा टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 9, 9 का अंडर रूट 3,
अपॉन टू। अब अगर हम माइनस थ्री लेते हैं तो टी स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल, तो हमने प्लस थ्री लिया बेटा, तो वन प्लस थ्री बाई फोर आ गया बेटा, जो टू आ गया, तो टी की वैल्यू रूट टू आ गई बच्चों। इसका मतलब ये आया बेटा, जब पार्टिकल ओरिजिन से 2 मीटर दूर था तब उसका टाइम रूट टू सेकेंड था। बच्चों समझ में आ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए अगर हम अपने फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हैं। और तुम लोग बिल्कुल, तुम लोग को फाइट करना है, पढ़ना है डे एंड नाइट। समझ में आ गई बच्चों बात? तो टी को हमने रूट टू रखा बेटा। अब वो पूछ क्या रहा था इसमें, अब वो उसमें पूछ रहा था व्हेन टी इज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बेटा? एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग पेज ले लेता हूं। ऊपर बता देता हूं ऊपर। अब एक्सेलरेशन क्या है बेटा? एक्सेलरेशन आया डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। अब v का एक्सप्रेशन क्या था बेटा? v का, तो बेटा हमें निकालना है इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वाला जो रिलेशन है बेटा, वेलोसिटी का रिलेशन क्या था? v इज इक्वल टू, वेलोसिटी का रिलेशन क्या था बच्चों? वेलोसिटी का रिलेशन था बेटा v इज इक्वल टू, हमने जो निकाला था 4t क्यूब माइनस 2t। इससे पहले तो एक्सेलरेशन निकालो ना डीवी बाई डी टी करके। तो डीवी बाई डी टी क्या आ गया? तो 4t4/4 आ गया बेटा, माइनस 2t² बाई 2 आ गया बेटा। तो ये आ गया t4 माइनस टी स्क्वायर। सॉरी, इट्स मिस्टेक। तो हमने बेटा इसका डिफरेंशिएशन किया बेटा डीवी बाई डी टी का, तो ये आया बेटा 12 टी क्यूब है ना, ये 12t² और फिर है बेटा 2t का 2 आया, ये एक्सेलरेशन आया बेटा। और टी की वैल्यू क्या रखनी है हमने? रूट टू, क्योंकि वो कह रहा है जब x इज इक्वल टू 2 था तो टी की वैल्यू रूट टू थी, तो पूछ वो एक्सेलरेशन ही रहा है बेटा। तो रूट टू 12 रूट टू का स्क्वायर, टी की वैल्यू रूट टू हमने निकाली बेटा, तो ये आ गया 24 माइनस 2, दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की चॉइस बेटा 20, यस इट इज कमिंग, वन ऑफ देम इज 22 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बच्चों बात? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें करी, बहुत दिमाग भी लगाया आपने। पहले उसने v दिया था, फिर उसने कहा x निकालो, x को 2 मीटर रखो, उससे t निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो। सो मेनी थिंग्स वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। रिटार्डेशन पूछा, ये तो बहुत बार एग्जाम में आता है, मैं भी देता था जब मैं। तो t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, रिटार्डेशन पूछा है बेटा। तो देखो कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब यहाँ बेटा t x का फंक्शन है, x t का नहीं है, t x का फंक्शन है। तो यहां से पहले dt बाई डी एक्स निकाला। तो dt बाई डी एक्स क्या है बेटा? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। वेलोसिटी जो होती है dx बाई dt होती है बेटा, तो इसका इनवर्स कर दें, तो ये आ गया बेटा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। ये वेलोसिटी आ गई बेटा। अब वो क्या पूछा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है बेटा? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब माइनस डीवी बाई डी टी, माइनस डीवी बाई डी टी। तो माइनस डीवी बाई डी टी को अब हमने यहाँ तो बेटा v निकाला हुआ है ना, तो माइनस डीवी बाई डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, माइनस डीवी बाई डी एक्स चेन रूल इंटू डी एक्स बाई डी टी। और dx बाई dt v है बेटा,
तो ये आ गया माइनस वी डी वी बाई डी एक्स। बच्चों गॉट इट? समझ में आ गई बात? अब v तो निकाला हुआ है बेटा हमने, डी वी बाई डी एक्स और निकाल लो, वेरी इजी। मैं बताता हूं आपको v कैसा है। v है बेटा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर माइनस 1। तो जब हम dv बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ v x का फंक्शन है, तो पहले पावर सॉल्व करो, तो पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। यही तो करते थे बेटा हम, मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, और अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 2 अल्फा एक्स का 2 अल्फा आ गया, बीटा का 0 आ गया, तो dv बाई डी एक्स ही आया बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर माइनस 2। इसको और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर माइनस 1 वी था बेटा, इसको हम लिख दें माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आ गई? अब हमने फाइनली रिटार्डेशन ही निकालना है, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो रिटार्डेशन जो आया बेटा, अभी हमने प्रूव किया माइनस वी डीवी बाई डी एक्स। तो माइनस वी डीवी बाई डी एक्स क्या है बेटा, माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस 2 अल्फा वी क्यूब। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिटार्डेशन। बच्चों समझ में आ गए? क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो देखते हैं इनमें से कौन सी चॉइस है 2 अल्फा वी क्यूब आ रही है बेटा। क्लियर हो गई बात? आगे करते रहें, अच्छे क्वेश्चन है बट रुकना नहीं है। मैं आज आपको बहुत बढ़िया तरह से फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज 7 मीटर पर सेकंड। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू दिया है 7, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया है बेटा 4, ये भी ठीक है, वैलिड है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड तो एनएस सेकंड है। फिफ्थ सेकंड क्या है बेटा, एनएस सेकंड। और एनएस सेकंड का आपको फॉर्मूला मालूम ही है, आपने प्रूव भी करा होगा। nth सेकंड की जो डिस्टेंस होती है बेटा, nth सेकंड की, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड होती है। क्योंकि सपोज जैसे बेटा कोई बॉडी मान लो हमने ड्रॉप करी बेटा t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू n पे वो यहाँ है n माइनस 1 पर, और t इक्वल टू n पे बेटा वो यहाँ है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड हो गई, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड हो गई बेटा। तो nth सेकंड की डिस्टेंस यही तो हुई, जहां n माइनस 1 सेकंड खत्म हुआ और nth सेकंड की शुरुआत तक nth सेकंड ही चलता रहा, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आ गई। समझ में आ गई बच्चों बात? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो nth सेकंड की डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n सेकंड की डिस्टेंस में से n माइनस 1 सेकंड की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो n सेकंड की डिस्टेंस हमने बेटा वो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया, un प्लस हाफ an स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है बेटा u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट। इसको जो हम लिखेंगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आप भी खुद आ जाएगा, हाफ a 2n माइनस 1। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आ गई बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, राइट? समझ में आ गई बेटा बात? सम टाइम एग्जाम में ये भी आता है बेटा कि चेक करो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, बच्चे लिख देते हैं रॉन्ग। तो नहीं, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बेटा, क्योंकि nth सेकंड इज 1 सेकंड, और 1 सेकंड की डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड होती है, तो nth सेकंड का डायमेंशन क्या आ गया बेटा, lt माइनस 1। u की भी डायमेंशन lt माइनस 1। हाफ नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, और a की डायमेंशन lt माइनस 2 बेटा। और n सेकंड है, 1 भी सेकंड है, सेकंड माइनस सेकंड सेकंड आया तो t आ गया बेटा। तो ये आ गया lt माइनस 1 इज इक्वल टू lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1। इसका मतलब lt माइनस 1 इज इक्वल टू lt माइनस 1, इसका मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? खैर हम अपने क्वेश्चन से भटक गए, मैं कुछ और बताने लगा। मैं चाहता हूं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बताऊं, आपको हर क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बता दूं। तो वो पूछा फिफ्थ सेकंड, तो n की जगह 5 रख दो बेटा, इसमें n की जगह 5 रख दो, फिफ्थ सेकंड की डिस्टेंस आ गई बेटा। u कितना था,
बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद 7 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर, तो यू की जगह 7 आ गया, प्लस हाफ ए 2n-1, n ए कितना है बेटा 4, ए को भी हमने कैंसिल करके 4 कर दिया, 2n-1, n बेटा 5 है, 10 into 9 आ गया बेटा, 2 to the 4, 18 plus 7, 25 मीटर। समझ आई बेटा बात? तो 25 मीटर, यस वी हैव गॉट दिस चॉइस। एक एग्जाम में क्वेश्चन इसी इक्वेशन पे बेटा और भी आता है, गैलीलियो ने प्रूव किया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंसेक्यूटिव सेकंड, जैसे हमने t इक्वल टू 0 पे बॉडी को ड्रॉप किया, t इक्वल टू 1 पे वो यहाँ है बेटा, t इक्वल टू 2 पे बॉडी यहाँ है, t इक्वल टू 3 पे बॉडी यहाँ है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड आई बेटा, फर्स्ट सेकंड, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड आई, सेकंड सेकंड, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड आई बेटा। तो n की जगह 1 रखोगे बेटा, a की जगह g रख दोगे, u 0 है, इनिशियली बॉडी इज ड्रॉप, u 0 है बेटा, तो पहली आई हाफ a, दूसरी आई बेटा n की जगह 2 रखोगे तो 3a/2 आ गई, तीसरी आई n की जगह 3 रख दोगे तो 5a/2 आ जाएगी बेटा। इसका मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, x1 x2 x3 का रेशो 1:3:5 आता है, 1:7 and so on, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंसेक्यूटिव सेकंड बाय अ बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। गॉट इट? अब हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस थोड़ा चलेगी, यूनिफॉर्म मोशन थोड़ा हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो पहले एक सेकंड में कम चली, दूसरे एक सेकंड में और ज्यादा चली, तीसरे एक सेकंड में और ज्यादा चली। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा। तो इस इक्वेशन से रिलेटेड बेटा जितने क्वेश्चन है मैंने आपको सारी बातें बताई, और ध्यान भी रखना है आपको, एग्जाम में ये भी आता है प्रूव करने के लिए, ये भी प्रूव करने के लिए आता है बेटा, डेरिवेशन भी आ सकता है प्रूव करने के लिए, और क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया। गॉट इट? समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 14। Which of the following 4 statement is false? False ढूंढना है हमने, करेक्ट नहीं, false ढूंढना है। A body can have zero velocity and still be accelerated. ये तो सही है, बॉडी को जब थ्रो करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन तो होता है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, तो कोई गलती नहीं है। A body can have a constant velocity and still have varying speed. नहीं, वेलोसिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वेरिंग स्पीड तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कहां से आ गई? मुझे तो ये गलत लग रहा है, गलत लग रहा है। आगे देखते हैं। अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव वेरिंग वेलोसिटी। यस, ये ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, पहले इधर चली बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से, फिर 2 मीटर पर सेकंड से इधर चली, फिर 2 मीटर पर सेकंड से इधर चली, तो स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिल्कुल सही है ये तो। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है बेटा तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, गलत है। डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट। समझ आए बेटा बात? डायरेक्शन, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर कांस्टेंट कब होगा? जब ना तो डायरेक्शन चेंज हो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो एक्सेलरेशन का। समझ में आई बेटा बात? तो मुझे तो ये भी फॉल्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन चेंज, वेलोसिटी पहले इधर थी, वेलोसिटी फिर इधर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं रह सकता, तो मुझे तो ये भी गलत लग रहा है, मुझे दो स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं इनमें से बेटा। खैर चेक कर लेंगे, आप भी चेक करना, मैं भी अपने लेवल पे चेक करूंगा। आगे चलते हैं। Two cars A and B moving in the same direction with velocity v1 and v2। अब देखो बेटा, एक ये कार है, ये मैंने बढ़िया सी कार बना दी आपको,
एक दूसरी कार बना दी बेटा, ए एंड बी, दिस इज ए, दिस इज बी, फिगर बढ़िया बनाया करो। मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 v2, v1 इज ग्रेटर देन v2, v1, ये v1 है बेटा, ये v2 है। तो पीछे वाली कार जब ज्यादा स्पीड से चल रही है तो ऑब्वियसली वो आगे वाली को पकड़ लेगी, इसका मतलब ज्यादा स्पीड वाली कार पीछे होनी चाहिए। तो अगर v1 ग्रेटर देन v2 है तो va इज ग्रेटर देन vb, राइट। अब वो कह रहा है जब दोनों के बीच की डिस्टेंस है, when the car A is at a distance d, car A ahead of the car B, ये B कह रहा है बेटा, टू कार्स A एंड B, और ये A दे रहा है बेटा, A की स्पीड वो v1 कह रहा है बच्चों, A की स्पीड वो v1 कह रहा है बेटा, A की स्पीड वो v1 कह रहा है बेटा, और B की स्पीड v2 कह रहा है बेटा, और v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। v1 इज ग्रेटर देन v2, A की स्पीड v1, B की स्पीड v2, ठीक है। When the car A is at a distance d ahead of B, ये distance d दिया बेटा, this distance is d. Driver of car A applies the brake, हाँ, अब अगर ये बेटा ब्रेक मारने लगेगा ए वाले कार तो, और V2 की इसकी स्पीड ऑल्दो कम थी, बट ये ब्रेक मारने लगेगा तो स्पीड कम होने लगेगी, तो ये वाली कार इससे टकरा सकती है ना। तो वो यही पूछा है, ड्राइवर ऑफ कार ए अप्लाइज द ब्रेक प्रोड्यूसिंग ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ए, देयर विल बी नो कोलिजन। वो कह रहा है बेटा कि ये वाला ब्रेक लगा रहा है, ए वाला ब्रेक लगा रहा है, तो V2 बी वाले को थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा। तो वो कोलिजन कब बचा सकता है बेटा, जब इसकी भी स्पीड घटकर V2 से V1 हो जाए, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे सेम स्पीड से, तो टच कर जाएगी, कोलाइड नहीं होगी। यानी कि अगर ये स्पीड घटा रहा है बेटा तो इसको भी स्पीड अपनी घटानी पड़ेगी, क्लियर होगी। और डी डिस्टेंस के अंदर V2 से V1 करनी पड़ेगी, डी डिस्टेंस के अंदर V2 से V1 करनी पड़ेगी ताकि दोनों सेम स्पीड से चलने लगे। तो फाइनल स्पीड V1 हो गई बेटा, इनिशियल V2 थी, रिटार्डेशन 2a d, राइट बेटा, समझ में आ गई बात। तो 2a d की वैल्यू क्या है बेटा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट बेटा। इसमें बेटा V2 V1 जो था वो बड़ा था, बट आगे भी था, आगे भी था, बड़ी थी बट आगे भी थी, ठीक है बच्चों। अब हम क्या चाहेंगे बेटा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x मान ली हमने, ये x मान लिया बेटा, तो x की वैल्यू क्या है बेटा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2ai, यानी इसकी स्पीड भी V2 से V1 हो जाए, तो फाइनल स्पीड V1 होगी बेटा, सेम डायरेक्शन में, तो कोलाइड नहीं करेगा। अब हमारे हिसाब से बेटा x की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है हमने माना x डिस्टेंस चल के उसकी स्पीड V2 से V1 हो, तो x हमारे हिसाब से लेस देन d होना चाहिए ना, तभी तो कोलाइड नहीं होगा। x शुड बी लेस देन d, इसका मतलब V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2a शुड बी लेस देन d, ठीक है बेटा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर है, बहुत फिजिकल। हम रोड पे जब ऐसे करते हैं, आगे वाली कार ने ब्रेक मार दिया, तो हम भी अपनी स्पीड कम करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारी भी स्पीड अगर उसकी स्पीड के इक्वल होगी तो टकराएंगे नहीं, रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी, छू जाएंगे, टकराएंगे नहीं। व्हाट इट बेटा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं, एलिवेटर कार, यस, कोई लिफ्ट है बेटा,
देखो अब इसको भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक लिफ्ट है बेटा जिसमें 2.7 मीटर है, सीलिंग से बॉटम तक 2.7 मीटर है। स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 1.2। इसका एक्सीलरेशन बेटा ऊपर की तरफ 1.2 है, राइट। 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट अ बोल्ट बिगिंस फॉलिंग ऑन द, यहां से कोई नट गिर गया बेटा 2 सेकेंड बाद, तो 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे ना हम। तो 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या आ गई बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू जीरो मान लिया हमने, ए 1.2, टी 2, तो 2.4 मीटर पर सेकेंड हो गई बेटा लिफ्ट की वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद। समझ में आ गई बच्चों बात, क्लियर हो गई। अब उसमें से बोल्ट गिरा, अब बेटा फाइनल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फाइनल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब लिफ्ट चल रही है वेलोसिटी से 2.4 से बेटा, और इसमें से कहीं यहाँ बोल्ट गिरा बेटा, तो ऑब्वियसली बोल्ट भी 2.4 से ऊपर चल रहा होगा। तो बोल्ट की, और बोल्ट को कितनी डिस्टेंस चलनी है बेटा लिफ्ट की फ्लोर तक आने में, रिलेटिव टू लिफ्ट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी। टाइम नहीं चेंज होता कभी, बट डिस्टेंस चेंज आती है। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट की फ्लोर के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट की हाइट के बराबर 2.7 मीटर। बच्चों बात समझ में आ गई। तो 2.7 मीटर डिस्टेंस चलनी है रिलेटिव टू लिफ्ट। तो हमने अब बेटा सारा कुछ रिलेटिव मोशन ले लिया, अब हमने एक्स रिलेटिव, एक्स रिलेटिव कितना आ गया बेटा 2.7 मीटर, राइट। स्टोन इसका बोल्ट का एक्सेलरेशन जी नीचे होगा, बट लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रही है बेटा 1.2 से। तो लिफ्ट बोल्ट का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा जी प्लस ए, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ए रिलेटिव भी निकाल दिया बेटा, जी प्लस ए कितना आ गया बच्चों 9.8 प्लस 1.2, 11 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सब कुछ आ गया। और यू रिलेटिव जो होगा, यू रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, बोल्ट भी उसी स्पीड से चल रहा था उस समय, और जिस स्पीड से लिफ्ट चल रही थी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। तो यू रिलेटिव अब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बेटा v माइनस वी, दोनों की स्पीड सेम थी, तो जीरो आ गया, यू रिलेटिव जीरो आ गया। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूं पोजीशन से, आपको बहुत बढ़िया तरह से समझाना है। अब मैंने एक्स रिलेटिव, एक्स रिलेटिव, अब हमने सब कुछ रिलेटिव मोशन लिया बेटा, यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। यू रिलेटिव जीरो था बेटा, एक्स रिलेटिव 2.7 मीटर, यू रिलेटिव जीरो था, ए रिलेटिव कितना आ गया बेटा अभी हमने निकाला 11 इंटू हाफ, और टी स्क्वायर तो आ ही रहा है बेटा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5.4 डिवाइड बाई 11, ये टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बच्चों बात समझ में आ गई। तो 5.4 को बेटा 11 से डिवाइड करोगे आप, डिवीजन करके देखना, तो मेरे हिसाब से टी स्क्वायर की वैल्यू 0.49 सेकेंड आएगी। डिवाइड करके देख लो, मैं भी कैलकुलेटर से करके देख लेता हूं। 5.4 डिवाइड बाई 11, तो 0.49 सेकेंड आया, और टी की वैल्यू इससे जो आएगी बेटा 0.7 सेकेंड आएगी। बच्चों बात समझ में आ गई, आप लोग करके देख लेना। तो हमारे हिसाब से सी चॉइस इज करेक्ट। गॉट इट बच्चों, क्लियर हो गई। बट इसी केस में अगर हमें ये निकालना होता बेटा कि बोल्ट ने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस चली, उसी टाइम में जितने टाइम में वो नीचे पहुंचा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस चली, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस, अब सब कुछ हम रिलेटिव टू ग्राउंड ले लेंगे बेटा, तो हमें एक्स रिलेटिव निकालना पड़ेगा बोल्ट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे बोल्ट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस हाफ ए बोल्ट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर वही रहेगा बेटा, टाइम चेंज नहीं होता किसी के रेस्पेक्ट में।
बच्चों बात समझ में आ गई। टाइम किसी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, ये बात आपने ध्यान रखनी है बेटा। तो यू रिलेटिव कितना आया बेटा, यू रिलेटिव ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ऊपर जा रहा था, ऊपर की डायरेक्शन हमने नेगेटिव मान लिया बेटा, तो -2.4 टी, टी बेटा 0.7 आया, प्लस हाफ ए रिलेटिव बोर्ड की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 9.8 ही है बेटा, नीचे की डायरेक्शन हमने प्लस मानी हुई है, और टी स्क्वायर फिर से 0.49। तो ये बोल्ट की डिस्टेंस आ जाएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पूछी नहीं है, मैंने बताया जस्ट टू प्रोवाइड यू नॉलेज, कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आ गई बेटा बात, क्लियर हो गई। तो जब भी दो चीजें चलती है ना बेटा, और आपने ऐसा मोशन ऑब्जर्व करना है, तो रिलेटिव मोशन देखो, एक की हर कुछ रिलेटिव वाला लगाओ, v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t, x रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इनटू t प्लस हाफ रिलेटिव t स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने टाइम वो टाइम निकालना है जितनी देर में बोल्ट लिफ्ट की फ्लोर पे पहुंचेगा। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखना है ना मोशन, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में 2.7 मीटर चलना है बेटा उसको। व्हाट इट, समझ में आ गई बच्चों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Two trains traveling on the same track approaching each other with speed 40 मीटर पर सेकंड। यस बेटा, एक ट्रेन यह है, एक ट्रेन यह है, इसकी स्पीड भी 40 है, इसकी स्पीड भी 40 है। The driver of train begins to deaccelerate simultaneously when they are just 2 kilometers apart, assuming that the deacceleration of the uniform and equal। इसका भी एक्सेलरेशन a है और इसका भी एक्सेलरेशन a है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डीएक्सेलरेशन बेयरली टू अवॉइड कोलिजन। एक दूसरे के सामने ट्रेन आ गई, दोनों ब्रेक लगा रहे हैं और दोनों का रिटार्डेशन भी सेम है बेटा, और 2 किलोमीटर के अंदर रोकनी है, दोनों को रोकनी है, मतलब टच कर जाए भले ही वो कोलाइड ना करें। तो हमने रिलेटिव मोशन देखना है बेटा इसमें, क्योंकि ये ट्रेन भी चल रही है, ये ट्रेन भी चल रही है, और हमें पता है बेटा उनके बीच की एक्स रिलेटिव कितनी है, एक्स रिलेटिव कितना आ गया बेटा 2000 मीटर, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। यू रिलेटिव, अब देखो बेटा यू रिलेटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, तो जब हम रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो v1 प्लस v2 लिखे हैं बेटा, तो v1 प्लस v2 80 आ गया। ए रिलेटिव a1 प्लस a2, क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2a आ गया। बच्चों बात समझ में आ गई। अब सब कुछ इक्वेशन लगा दो आप, x रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। x रिलेटिव बेटा 2000 है, u रिलेटिव हमने अभी निकाला 80। ठीक है, t और फाइनल रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए बेटा 0, इससे t निकलेगा। क्या हमें t नहीं निकालना, तो हम इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं बेटा। हमें निकालना है बेटा v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर माइनस 2ax। रिलेटिव स्पीड 0 हो जाए दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बेटा। ठीक है, यानी दोनों रुकेंगी तभी रिलेटिव स्पीड 0 होगी, तो v रिलेटिव 0 बेटा, u रिलेटिव 80, 80 का स्क्वायर 6400, 2a 2 है बेटा, a रिलेटिव 2 है इंटू x, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 6400 डिवाइडेड बाई 4a, और x दिया है बेटा उसने 2000 मीटर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6400 डिवाइडेड बाई 2000 डिवाइड बाई 4, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो कितना आया बेटा, हर एक का रिटार्डेशन 0.8, हर एक का रिटार्डेशन 0.8। बच्चों समझ में आ गई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों ट्रेन आपने सामने आ गई एक ही ट्रैक पर,
ऑब्वियसली वो ब्रेक अप्लाई करेंगे, दोनों ने ब्रेक अप्लाई किया और फाइनली रोक दिया। व्हाट इट, कितना रिटार्डेशन होना चाहिए? 0.8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इट बेटा? नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉगी ऑफ यूनिफॉर्म मूविंग ट्रेन इज सडनली डिटैच फ्रॉम द ट्रेन एंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस। अब बेटा कोई ट्रेन है, सपोज मैं फिगर बनाता हूं, ये ट्रेन है बेटा, ये मान लो उसका इंजन है बेटा और ये उसकी बोगी है। व्हाट इट, बच्चों बात समझ में आ गई? ये इंजन है बेटा, ये बोगी है। अब वो कह रहा है ट्रेन से इसकी कपलिंग टूट गई, डिटैच हो गई और वो फाइनली कुछ डिस्टेंस जाके रुक गई। इसकी फाइनल स्पीड 0 हो गई बेटा। समझ में आ गई बेटा बात? तो उस टाइम पर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोगी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, यस। अब इंजन कहां निकल जाएगा बेटा? बोगी ने ये डिस्टेंस चली, इंजन तो चल ही रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था वो, तो इंजन कहीं यहां आ गया बेटा, उसने डिस्टेंस चली x2। और दोनों की इस समय स्पीड v थी बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? तो बोगी के लिए हमने इक्वेशन लिखी बेटा, v फाइनल का स्क्वायर 0 हो गया, v इनिशियल v था बेटा -2a, ये ये फ्रिक्शन की वजह से रुक रही होगी, तो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन बेटा, और डिस्टेंस x1। राइट बच्चों, समझ में आ गई बात? तो x1 की वैल्यू आ गई बेटा v²/2 है। अब x2 जो होगा, अब वो यहां पर देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन द सेम टाइम, टाइम वाली बात भी कह रहा है। तो बोगी के लिए फिर हमने इक्वेशन लिखी बेटा, बोगी के लिए फिर हमने इक्वेशन लिखी, वो क्या लिखी बेटा, v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, v फाइनल 0 है बेटा उसका, u v था बेटा a टाइम t, तो a की वैल्यू बेटा हम लिख सकते हैं v बाई टी, वो वैल्यू हमने यहां रख दी, x1 आ गया बेटा, a की वैल्यू v बाई टी रख दी हमने इसमें, तो v²/2a, a की वैल्यू v बाई टी रख दी बेटा, ये आ गया, ये आ गया बेटा vt/2, ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस मूव्ड बाय द बोगी आ गई टी टाइम बाद। उतने टाइम में ट्रेन कितनी डिस्टेंस चलेगी बेटा, ये निकालना है। ट्रेन की तो स्पीड कांस्टेंट है, तो x2 इज इक्वल टू v इंटू टी। अब आप देख लो कौन सा बड़ा है, x1 x2, x2 बड़ा है ना, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन विल बी डबल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोगी, x2 इज इक्वल टू 2x1। देखते हैं इनमें से कौन चॉइस है। First will be half of the second, both will be equal, no. First will be 1/4, no. No definite, नहीं नहीं निकाल लिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी हाफ ऑफ, यानी बोगी ने जो डिस्टेंस चली वो ट्रेन की हाफ होगी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? आगे चलते रहते हैं बेटा। Acceleration a in meter per second of the particle is given by this. The particle starts out with velocity 2, then the velocity at the end of 2 seconds. अब बेटा velocity पूछा है तो एक्सीलरेशन से पहले velocity निकाल लो ना। तो एक्सीलरेशन से velocity कैसे निकालते हैं बेटा? एक्सीलरेशन दिया है हमें कितना, 3t² माइनस प्लस 2t प्लस 2, एक को लिखा बेटा हमने dv/dt।
तो यहां से इंटीग्रेशन कर दिया, डीटी का इंटीग्रेशन डी आ गया, dt को उधर ले गए बेटा, तो ये आ गया 3t³/3 प्लस 2t²/2 प्लस 2t, और लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट भी लगा दिया, तो ये आ गया बेटा v की वैल्यू आ गई t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस c। अब वो कह रहा है बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, 2 मीटर पर सेकंड, यानी टी को जब 0 रखेंगे तो v की वैल्यू 2 थी, तो टी को जब हमने 0 रखा बेटा तो v की वैल्यू 2 थी, ये 0, ये 0, ये 0, ये, तो c की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि फाइनली वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो आ गया बेटा v इज इक्वल टू फाइनल एक्सप्रेशन t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 2 आ गया फाइनल एक्सप्रेशन लिमिट पुट करने के बाद। बच्चों बात समझ में आ गई। अब वेलोसिटी निकाल दो एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, टी को 2 रख दो इसमें, तो टी को 2 रखा बेटा हमने, तो 2³ 8 आ गया प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 18 मीटर पर सेकंड, दिस इज द आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई, वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आपने बहुत सारी बातें सीखी है, हर क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 20th, x and y coordinates of a particle at time t is given by this, x की वैल्यू दी है बेटा 7t प्लस 4t स्क्वायर, y की वैल्यू दी है बेटा उसने 5t, तो इससे पहले बेटा dx/dt करा, वेलोसिटी आ गई तो 7 प्लस 8t आ गई, फिर एक्सीलरेशन निकाला हमने 8 आ गया, तो इस एक्सीलरेशन को vx, वेलोसिटी को vx, एक्सीलरेशन को ax, क्योंकि x दिया है विद रिस्पेक्ट टू t, एट यहां से vy निकालिए बेटा, तो ये 0 आ गई, 5 आ गया dy/dt, ay निकाला, 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब नेट एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, a x और y कोऑर्डिनेट दोनों हैं और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ax² प्लस ay², पैरेललोग्राम लॉ से बेटा, तो ax 8 है बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं, a truck and a car moving with equal velocity applying the brake stop after certain distance। अब देखो बेटा, ये हमने कार ले लिया बेटा, ये हमने ट्रक ले लिया, ये हमने ट्रक ले लिया, क्लियर हो गई बेटा बात। अब दोनों जो है बेटा इक्वल वेलोसिटी से चल रहे थे, और दोनों ब्रेक अप्लाई करते हैं, और फाइनल स्पीड जो चॉइस है, इसका मतलब फाइनल स्पीड सबने 0 ले ली बेटा, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v² माइनस 2 एक्सीलरेशन ऑफ कार इनटू x ऑफ कार। समझ आई बेटा बात। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार जो आ गए बेटा v² अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ कार आ गए। ऐसे बेटा इस केस में भी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v² माइनस 2 एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक जो आ गए बेटा v² अपॉन 280 आ गई। अब एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट बात, एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अगर मान लो इस क्वेश्चन में दिया नहीं बट इसको देना चाहिए, अगर दोनों ने ब्रेकिंग फोर्स सेम लगा, ग्राउंड रोकता है, कार नहीं रोकती, ग्राउंड रोकता है, तो अगर ग्राउंड ने ब्रेकिंग फोर्स दोनों पे सेम लगाया बेटा, तो जिसका मास कम है, यानी कार का मास कम है, तो एक्सीलरेशन उसका ज्यादा होगा, और एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम चलेगी कार। बच्चों बात समझ में आ गए। हम यहाँ फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स को जो ग्राउंड ने ब्रेकिंग फोर्स लगाया बेटा, उसको हम सेम मान रहे हैं दोनों पर,
ब्रेकिंग फोर्स बाय द ग्राउंड हम सेम मान रहे हैं। तो रिटार्डेशन जो होगा बेटा, जिसका मास कम है, जैसे कार का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगी। ऐसे बेटा ट्रक का मास ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट इट शुड बी गिवन। अगर ब्रेकिंग फोर्स सेम है जो ग्राउंड ने लगाया दोनों को बेटा, तो कार विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू ट्रक। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टू कार्स ए एंड बी इन द सेम पॉइंट इनिशियली, ए स्टार्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी of 40 meter per second and B starts in the same direction with constant acceleration 4 meter per second। दो कार है बेटा, ए एंड बी एट रेस्ट, यानी U0 था, रेस्ट पे थी, ठीक है, U0 नहीं है। ए स्टार्ट विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, VA 40 है, और B स्टार्ट्स इन द सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटा, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना बेटा 4। Then B will catch A after how much distance? ठीक है बेटा, भाई ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ए वाली यहां पहुंची, डिस्टेंस चली बेटा, और ये बी बेटा ट्रक भी यहां पहुंचा, कार बी भी सॉरी यहां पहुंची, दोनों की डिस्टेंस सेम होगी ना, तभी तो कैच कर पाएंगे। बच्चों बात समझ में आ गई। तो टाइम निकालना है हमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक्स ए जो आई बेटा, एक्स की वैल्यू कार के अकॉर्डिंग, कार ए के अकॉर्डिंग कितनी आई बेटा 40 इंटू टी, और कार बी के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा, जिसका यू हमने 0 मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लिया बेटा, तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए क्या है बेटा इसका 4 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 2t स्क्वायर, और वो कह रहा है डिस्टेंस दोनों की सेम है बेटा, तो 40t कैच करने का मतलब डिस्टेंस सेम इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा 20 आ गई। तो हमारा आंसर 20 सेकंड बाद ट्रक कार को कैच कर लेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन से चल रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी। गॉट इट बच्चों, समझ में आ गई बात। सो दिस विल बी द आंसर, राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। 23rd क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस, एक्सेलरेशन वेक्टर है, कोई भी वेक्टर कब चेंज होएगा, डायरेक्शन चेंज होया, मैग्नीट्यूड चेंज होया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, इसमें हो सकता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इसमें भी हो सकता है। यानी सपोज जैसे बेटा इधर थी v1 v2 v3, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 1 पर, t इज इक्वल टू 2 पर, v1 सपोज 10 थी बेटा, v2 20 है, v3 40 है, तो पहले एक सेकंड में बेटा वेलोसिटी कितनी चेंज हुई 20 माइनस 10 मीटर पर सेकंड, तो पहले एक सेकंड में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, दूसरे एक सेकंड में एक्सेलरेशन 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, 20 से 40 हो गई। एक्सेलरेशन होता है ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज हो गया। इस इंटरवल में एक्सेलरेशन बेटा, इस इंटरवल में एक्सेलरेशन 1 था और इस 10 था, इस इंटरवल में एक्सेलरेशन 20 हो गया। तो यहां पर हमने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं की, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज किया, तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, इसमें तो बहुत ही आंसर है,
कि सपोज कोई पार्टिकल पहले इधर जा रहा था, इधर चल दिया, v1, ये भी v था, ये भी v था, तो एक्सेलेरेशन किसी और डायरेक्शन में आएगा। फिर इधर हो गई v, तो फिर एक्सेलेरेशन किसी और डायरेक्शन में आएगा बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? क्योंकि इस इंटरवल में एवरेज एक्सेलेरेशन जो आएगा बेटा, उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो भी एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो इसका मतलब इस दोनों में बेटा सी चॉइस करेक्ट है। स्पीड 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 तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आता है, खाली स्पीड चेंज होने से थोड़ा हुआ। स्पीड चेंज होगी, बट किस रेट से चेंज हो रही है वो मैटर करता है, तभी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब नेक्स्ट देखो बेटा, थ्री टी इज इक्वल टू अंडर रूट 3x plus 6, describe the displacement of the particle in one direction. Displacement when the velocity is 0. Yes, good question बेटा। देखो रूट 3x plus 6 is equal to 3t। यहां पर बेटा हम रूट 3x is equal to 3t minus 6 लिख दें, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो 3x स्क्वायर, ये पूरे का अंडर रूट है बेटा, पूरे का अंडर रूट है, तो 3x आएगा। अब ये आ गया बेटा 3t माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोला बेटा हमने, तो 90 स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36t, एक्स 3 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो हमारी x की इक्वेशन आ गई 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। डिस्प्लेसमेंट पूछा है जब वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, वेलोसिटी निकालो पहले तो dx बाई dt करके बेटा, तो टी स्क्वायर का क्या आ गया बेटा 60, 12t का 12 और 12 का 0 आ गया। अब वेलोसिटी को 0 कर दो, इसका मतलब 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू 2 सेकंड आ गई बेटा, यानी वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 0 हो जा रही है। अब उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो पूछा है बेटा, वो तो इसमें रख दो ना, अब आप इसमें रख दो, टी को 2 रख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 का स्क्वायर 12, 24 प्लस 12, बच्चों बात समझ में आ गई? तो आंसर इज कमिंग 0, यानी जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 है उस टाइम पर पार्टिकल फिर ओरिजिन पे आ गया। गॉट इट बेटा, समझ में आ गई? ओरिजिन से ही चला, ओरिजिन पे ही आ गया। राइट बच्चों, क्लियर हो गई बात? ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, मैं आपको बात बताता हूँ। सपोज एक्स इज इक्वल टू 0 से चला, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, टी को 0 रखो, माइनस 12, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इधर थी 12, एक्सेलेरेशन किधर था बेटा, एक्सेलेरेशन डीवी बाई डी करोगे तो 6 आ जाएगा, इसका मतलब एक्सेलेरेशन इधर था 6 था, तो पार्टिकल चल इधर रहा है, एक्सेलेरेशन इधर है, तो इधर के लिए रिटार्डेशन हो गया, तो वेलोसिटी कहीं आके 0 हो जाएगी, फिर बॉडी लौटेगी, अब फिर यहाँ आ गए बेटा, इसलिए एक्स की वैल्यू दोबारा 0 आ जाएगी। बच्चों बात समझ में आ गई? फिर से समझा देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0 से चली थी, वेलोसिटी इधर थी, एक्सेलेरेशन उधर था, तो रिटार्डेशन होगा, कहीं जाके वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी घटेगी बेटा, और फिर बॉडी 0 हो गई, फिर बॉडी इधर की तरफ लौटी बेटा, तो वेलोसिटी 0 कब हुई, t इज इक्वल टू 2 पर। समझ में आ गई बेटा बात? उस समय हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो वो 0 आ रही, और जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगी बॉडी नहीं रिटर्न करेगी बेटा, तो इसमें ये भी बात ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात? तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
कंसीडर द एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ टेनिस बॉल एज इट इज फॉल्स ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक। अब देखो बेटा, बॉल को हमने अगर ड्रॉप किया, u 0 है बेटा, नीचे चल रही है और a भी नीचे है, a g के इक्वल है बट वेलोसिटी तो नीचे है। जब वो टकरा के ऊपर चल रही है बेटा, तो वेलोसिटी ऊपर है, g अभी भी नीचे है। समझ में आ गई बेटा बात? तो डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ दीज चेंजेस इन द प्रोसेस। पहले बॉल नीचे चल रही है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे ही है। जब बॉल ऊपर जा रही है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर हो रही है, एक्सेलरेशन जी अभी भी नीचे है। तो सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हुई और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई। समझ में आया बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ विच चेंजेस, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज। गॉट इट बच्चों? समझ में आ गई बेटा बात? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इंजन ऑफ अ मोटरसाइकिल एंड produces a maximum acceleration of 5 meter per second. The brakes can produce a maximum retardation of 10 meter per second. What is the minimum time in which it can cover a distance of? Yes बेटा, देखो बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन आपको याद दिलाता हूँ, क्लास 11 का ये बेटा, सेकंड चैप्टर में ही। कोई कार पहले एक्सेलरेट करती है, फिर रिटार्ड करती है और फाइनली रुक जाती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन बेटा अल्फा है और यहाँ एक्सेलरेशन बीटा है, रिटार्डेशन है। राइट बच्चों? ये टाइम t1 है बेटा, ये टाइम t2 है, तो टोटल टाइम t जो आया बेटा वो t1 प्लस t2 आ गया, और यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। राइट बच्चों? तो a से लेकर b तक की जर्नी के लिए, फिर b से c तक की जर्नी बेटा, a से b तक की जर्नी के लिए हम लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at। v मैक्स है बेटा, u 0 है, a की वैल्यू अल्फा आ गई, t t1 आ गया। फिर बेटा b से c तक की जर्नी के लिए हम लिख सकते हैं v फाइनल वहां 0 है, u v मैक्स है बेटा, रिटार्डेशन बीटा इंटू t2, तो t2 की वैल्यू आ गई बेटा v मैक्स बाई बीटा। यहां t1 की वैल्यू आ गई बेटा v मैक्स बाई अल्फा, और टोटल टाइम आ गया बेटा t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 जो आया बेटा v मैक्स बाई अल्फा प्लस v मैक्स बाई बीटा, ये टोटल टाइम आया बेटा। तो यहां से v मैक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बेटा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। और बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस t है बेटा टोटल टाइम, और हाइट v मैक्स है बेटा, v मैक्स की वैल्यू हमने रख दी अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब उसने बेटा अल्फा भी दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू 5 है, रिटार्डेशन बीटा की वैल्यू 10 है। तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन विच कवर डिस्टेंस ऑफ 1 अब इसमें बेटा x की वैल्यू 1.5 किलोमीटर रख दो, तो x की वैल्यू 1500 हाफ अल्फा बीटा t स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना आया बेटा 5 इंटू 10 50, और नीचे आ रहा है बेटा अल्फा प्लस बीटा 15। समझ में आ गई बेटा बात? 0 से 1 0 ये कट गया बेटा, 2 3 जा 6, 6 इंटू 150 900 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 30 सेकेंड। यानी मोटरसाइकिल एक्सेलेरेशन भी कर रही है, रिटार्डेशन भी कर रही है, पहले स्पीड बढ़ा रही है फिर स्पीड घटा रही है, भाई रोकना है ना उसे कुछ दूर जाकर।
तो 30 सेकेंड में वो ऐसा काम कर लेगी, मिनिमम टाइम 30 सेकेंड में वो एक्सीलरेट भी कर देगी, रिटार्ड भी कर देगी, रुक जाएगी। बच्चों बात समझ में आ गई? सो दिस विल बी द आंसर, चॉइस ए इज करेक्ट। व्हाट इट बेटा, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखते हैं। A student is standing at 50 मीटर फ्रॉम द बस। ये है बेटा बस, ये मान लो बस है, ये बस है बेटा, और ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। 50 मीटर फ्रॉम द बस। As soon as the bus begins its motion with an acceleration of 1 meter per second square, बस का एक्सीलरेशन दिया है बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ बस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The minimum value of u so that the student is able to catch, yes, भागते भागते यानी कितनी वेलोसिटी से कैच चले बेटा कि वो बस को कैच कर ले बेटा, तो इसकी वेलोसिटी u है। अब मान लो बेटा यहां कहीं जाकर स्टूडेंट यहां आ गया तो कैच कर लिया उसे। तो स्टूडेंट ने कितनी डिस्टेंस चली? स्टूडेंट ने जो डिस्टेंस चली बेटा वो ये चली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ये आई खाली। बच्चों बात समझ में आ गई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट क्या होगा, वो तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बेटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ फिगर को देख के, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस 50, फिगर को देखकर। राइट बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट है बेटा u इंटू टी, ठीक है, हमने टी टाइम बाद मान लिया बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस हाफ एटी स्क्वायर होगी बेटा, क्योंकि उसका u 0 है, a 1 है बेटा, प्लस 50, तो ये इक्वेशन आ गया बेटा टी स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2ut इज इक्वल टू 0। अब ये टी में क्वाड्रेटिक है बेटा, तो टी की वैल्यू रियल कब होगी? टी की वैल्यू रियल कब होगी बेटा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। बी क्या है बेटा यहाँ पर? बी है 2u, बी है 2u, मैं इधर करके दिखा रहा हूं, तो 4u स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, ए 1 है बेटा, सी 100 है। राइट बच्चों, समझ में आ गई बात? इसमें से बेटा 2 बाहर ले लिया मैंने, ये रह गया u स्क्वायर माइनस 100, ये 0 से जब बड़ा होगा बेटा, जब u स्क्वायर 100 से बड़ा हो, और u की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 10 आ गई, यानी मिनिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। 10 से ज्यादा हो तो आराम से कैच कर लेगा, 10 तो हो ही। तो आंसर देखते हैं बेटा, है हमारे पास 10 वाली चॉइस। समझ में आ गई बच्चों बात? तो मैंने बस को दिखाया चलता हुआ, स्टूडेंट को भी दिखाया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट कितनी होगी बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस उनके बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस। और इसमें जो टाइम, रियल टाइम कब होगा? टी में क्वाड्रेटिक आ गया बेटा। रियल टाइम कब होगा? जब 20, आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो बेटा, उससे हमने u की मिनिमम वैल्यू निकाल ली 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t, आफ्टर दैट कांस्टेंट d एक्सेलरेशन टू रेस्ट इन दिस प्रोसेस एवरेज स्पीड। कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा, फिर से इसका ये ग्राफ आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मैक्सिमम स्पीड आ गई बेटा, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी बेटा? एवरेज स्पीड
टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस अभी हमने निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, वो थी बेटा हाफ वी मैक्सी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टी। टोटल डिस्टेंस तो एरिया के इक्वल होगी, और टी से ही डिवाइड करो, एवरेज स्पीड निकालनी है ना। तो ये आ गई बेटा हाफ अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। पहले भी एक्सेलरेशन ये था, अभी भी एक्सेलरेशन ये है, एवरेज स्पीड पूछा है बेटा, तो रख के देखते हैं। हाफ ए स्क्वायर, नीचे 2a आया बेटा, राइट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, रेस्ट से शुरू हो गया, एक्सेलरेशन अल्फा हो गया, स्ट्रेट आउट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t। यस, तो बेटा उसने ये टाइम t बाई 2 दिया है, ये t दिया है बेटा, तो ये भी t हो गया, तो टोटल टाइम 2t हो गया। तो यहाँ t की जगह हम 2t रख देंगे बेटा, इसको स्मॉल टी मान लें, इसको स्मॉल टी मान लें, तो कैपिटल टी 2t आ गया, तो यहाँ कैपिटल टी की जगह 2t रख दिया बेटा हमने, और नीचे आ गया 2a, फिर से आ गया 2a, तो आ ही रहा था, 2 से 2 कट गया बेटा, a से एक a कट गया बेटा, तो ये आ गया हाफ AT। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब उसने बेटा यहाँ पर एक्सेलेरेशन का टाइम t दिया है, नोट करना है इस बात को। तो टोटल टाइम कैपिटल टी जो आ गया, अब हमने टोटल टाइम टी मान लिया, तो ये टाइम उसने कैपिटल टी दिया है, तो ये भी टाइम कैपिटल टी है सपोज। तो कैपिटल टाइम की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल टी की वैल्यू 2t आ गई। ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है बेटा, स्मॉल टी है, 2t रखेंगे हम, तो यहाँ कैपिटल टी आ जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई बेटा, हाफ AT। व्हाट इट, समझ में आ गई बच्चों बात, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, velocity of a particle is given by this, then its acceleration, yes, देखो बेटा acceleration क्या होता है बेटा, dv by dt, और dv by dx यहाँ भी x का फंक्शन है, तो dv by dx निकाल सकते हैं ना यहाँ से तो dv by dx into dx by dt कर दिया बेटा, और dx by dt क्या आ गया बेटा, v, तो v dv by dx आ गया। अब v की वैल्यू क्या दी है बेटा आपको, 180 माइनस 16x की पावर हाफ, तो dv by dx क्या आया बेटा, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, एक पावर कम होगी तो -1/2, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 180 का 0 माइनस 16x का -16, तो ये आ गया बेटा -8 इंटू 180 माइनस 6x 16x की पावर हाफ। अब इसमें रख दो बेटा, तो dv by dx v, v की वैल्यू क्या दी है बेटा, v की वैल्यू है हमारे पास 180 माइनस 16x की पावर हाफ, और dv by dx की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी बेटा -8 इंटू 180 माइनस 16x की पावर माइनस हाफ, पावर हाफ पावर माइनस हाफ 0 हो गई, तो -8 आ गया बेटा आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन, सो आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट। व्हाट इट बच्चों, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक ट्रेन है बेटा, लंबी सी ट्रेन है, 25 से चल रही है। A small bird is flying in south direction, बर्ड इधर चल रही है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आ गई, वेलोसिटी ऑफ बर्ड आ गई,
वो कितनी स्पीड से चल रही है बेटा 5। तो वो कह रहा है कितनी देर में क्रॉस कर लेगी। तो जब भी दो मोशन होते हैं तो हमेशा रिलेटिव मोशन लो। तो आपको बर्ड, आप देखेंगे बेटा बर्ड को, ट्रेन को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगी, और ट्रेन की लेंथ क्या है बेटा 210 मीटर। और वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो आगे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है बेटा, तो वी ए प्लस वी बी आ जाएगी। तो 25 प्लस 5 कितनी आ गई 30 आ गई बेटा। अब टाइम निकल आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ये आ गया बेटा 210 डिवाइड बाय 30, तो 7 सेकंड में बर्ड क्रॉस कर लेगी। गॉट इट बेटा, अच्छे क्वेश्चन थे। अब मैं नेक्स्ट टाइम बेटा इसी चैप्टर में आपको बाकी हाफ भी बताने वाला हूं, जिसमें मैं ग्राफ्स और भी अच्छे क्वेश्चंस लूंगा। तो देखते रहिए, मैं आपको बहुत इंटेलिजेंट बना दूंगा ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में मैं आपको इतना सब कुछ सिखा दूंगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और फिजिक्स में बेटा कॉन्फिडेंस जरूरी है, राइट। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की, राइट बच्चों।